हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे धारा 440 से लेकर 450 तक के ओपन चैप्टर 33 के। ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि बंद पत्र की रकम, यानी कि यदि बंद पत्र की रकम किसी मजिस्ट्रेट ने या फिर किसी भी न्यायालय ने निर्धारित कर दी तो उसको घटा कौन सकता है। ठीक है ना, इसके बारे में प्रतिभू का उन्मोचन, यानी कि जो श्योरिटी होता है, जो गारंटर होता है, वो कब डिस्चार्ज हो सकता है और कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में प्रावधान। और एक और चीज़ कि क्या अवयस्क, यानी कि यदि माइनर व्यक्ति है तो क्या बंद पत्र निष्पादित कर सकता है। इस सब के बारे में प्रोविजन आज के सेशन में डील करने वाले हैं, तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धारा 440 ये कहती है कि इस चैप्टर 33 के अधीन, ठीक है ना, जो चैप्टर 33 है उसके अधीन जो भी बंद पत्र निष्पादित करने के लिए बताया गया है और बंद पत्र में जो रकम है तो उसके लिए बताया गया है कि जो भी रकम निर्धारित की जाएगी वो परिस्थितियों को सम्यक ध्यान में रखकर नियत की जाएगी, अत्यधिक नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखेंगे आईपीसी का धारा 63, ठीक है ना, सेक्शन जो 63 है आईपीसी की, वो क्या बात करती है कि जहाँ की राशि अभिव्यक्त नहीं है, यानी कि जुर्माने की राशि जहाँ कहीं भी नहीं लिखी है ना, जुर्माना वहाँ पे अगर लिखा है कि सिर्फ जुर्माने से, तो जुर्माना की राशि कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा है कि वह अमर्यादित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं। ठीक है ना, यानी कि वो कितनी भी हो सकती है जुर्माना, लेकिन वह अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बताया गया है आपका आईपीसी के 63 में। उसी प्रकार यहाँ भी बता दिया गया है कि जब बंद पत्र की रकम निर्धारित की जाएगी ना, तो जो भी मामला है, जो केस चल रहा है, उसकी परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। वो केस की परिस्थिति कैसी है उसको ध्यान में रखते हुए नियत की जाएगी, ना तो ज़्यादा रहेगी ना ही कम रहेगी। ठीक है ना, अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। अब मान लीजिए एक बार यहाँ पे क्या हुआ, रकम के निर्धारित कर दी गई, ठीक है, अब किसी कोर्ट के द्वारा, तब यहाँ पे जो हाई कोर्ट है या फिर सेशन न्यायालय है, ये डायरेक्शन दे सकती है कि किसी पुलिस अधिकारी को या फिर मजिस्ट्रेट को कि जो अपेक्षित जमानत है उसको क्या किया जाए, वो घटाया जाए। तो यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कम करने का या उसे घटाने का यहाँ पे पावर किसके पास है, एक तो है आपका हाई कोर्ट के पास, दूसरा है आपका सेशन कोर्ट के पास। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की पावर 439 में भी थी, ठीक है, 438 में भी था कि इन्हीं दो कोर्ट के पास पावर थी। तो उसी प्रकार यहाँ 440 में भी इन दोनों के पास ही पावर है। अब बात करें अभियुक्त 441, अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंध पत्र। अब यहाँ पे कुछ ये सारी चीज़ जनरल प्रोविज़न लिखा हुआ है कि बंध पत्र में कुछ शर्तें होंगी, ठीक है, जिसका पालन करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो शर्त लिखी गई है उसका आपको पालन करते हुए जब भी न्यायालय में या फिर किसी भी कहीं पर किसी भी अधिकारी के संग उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो आप उपस्थित रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद 441A, यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रतिभुओं द्वारा घोषणा, यानी कि जो श्योरिटी है, जो गारंटर, श्योरिटी बोले तो जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये अभियुक्त है, इसकी गारंटी कौन ले रहा है, बी ले रहा है कि ये जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा तो ये उपस्थित रहेगा ए। ठीक है, तो गारंटी कौन ले रहा है, बी, तो ये कौन हो गया, ये श्योरिटी हो गया, यानी प्रतिभू हो गया। तब यहाँ पे जो श्योरिटी है वो घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जमानत पर अभियुक्त व्यक्ति को छोड़े जाने के लिए उसका प्रतिभू है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि इस अभियुक्त व्यक्ति जो एक्यूज्ड है उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, जमानत पर, और उसका यहाँ पे प्रतिभू कौन है, वह व्यक्ति है जो यह कहता है। तो न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्तियों के बारे में घोषणा करेगा कि जिनके लिए उसने प्रतिभूति दी है, यानी कि श्योरिटी कह रहा है जिस व्यक्ति के लिए हमने प्रतिभूति दी है उसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत अभियुक्त भी आएगा। ठीक है ना, जहाँ पे प्रतिभूति देने की बात आ रही है ये इसके अंतर्गत अभियुक्त भी आता है, और उसमें सभी सुसंगत विशिष्टियाँ दी जाएंगी। यानी घोषणा किसके करेगा, ये अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ जो भी शर्तें रहेंगी वो पालन करेगा। ठीक है ना, और जो भी सभी सुसंगत विशिष्टियाँ कोर्ट के द्वारा बताई जाएंगी वो सारी चीज़ें उस घोषणा पत्र में लिखना होगा, डिक्लेरेशन में। ये हो गया। अब 442 कहता है कि अभिरक्षा से उन्मोचन। ठीक है, जो ही बंद पत्र निष्पादित कर दिया जाता है तो ही वह व्यक्ति जिसकी हाजिरी के निष्पादित किया गया वो छोड़ दिया जाएगा। ये अभियुक्त के लिए होगी। ठीक है,
उसके बाद 443 आता है। 443 क्या कहता है कि जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त, तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। यानी कि जब जमानत ली गई थी वो पहले, तो वो क्या है, अपर्याप्त थी, ये इनएडिक्वेट थी, तो उसको क्या है, पर्याप्त जमानत के लिए क्या किया जा सकता है, फिर से आदेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि यदि भूल या कपट के कारण या अन्यथा अपर्याप्त प्रतिभूत स्वीकार कर लिए गए हैं, यानी कि जितने प्रतिभूत चाहिए थे, जितने सिक्योरिटी चाहिए थे, उतने नहीं मिले, भूल या कपट के कारण क्या हुआ, गलती से ये कम हो गए हैं। ठीक है, तो अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी थे अब अभी तो पर्याप्त थे, जिस टाइम ऑर्डर हुआ तो उस टाइम पर्याप्त थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो अपर्याप्त हो जाते हैं, इनएडिक्वेट हो जाते हैं, तो न्यायालय क्या ये डायरेक्शन कर सकता है कि गिरफ्तारी का वारंट जारी करना। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, एक गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है, जमानत पर जिस व्यक्ति को छोड़ा गया है ना, उसको फिर से लाया जाए और उससे कहा जाएगा भैया एक काम करो, पर्याप्त प्रतिभूत लेके आओ, सिक्योरिटी लेके आओ, एक नया सिक्योरिटी लेके आओ, बंद पत्र जो भी जो और जैसा भी आदेश रहेगा वो सारी चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी उस अभियुक्त को, और उसके ऐसा करने में असफल रहने पर उसे जेल में सुपुर्द किया जा सकता है। यानी कि अगर सिक्योरिटी नहीं लाता, पर्याप्त सिक्योरिटी नहीं लाता है, तो वहाँ पे उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी जो है यानी गारंटर है, ए नाम के व्यक्ति की इसने गारंटी दी थी, किसने, बी ने। अब बी चाहता है कि मुझे जो भी इस केस था उससे मुक्त होना है, उससे डिस्चार्ज किया जाए। तब यहाँ पे ये क्या करेगा बी, अब इसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि जाके क्या करे, आवेदन करे कोर्ट में। तो जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की हाजिरी और उपस्थिति के लिए प्रतिभूओं में से सब या कोई बंद पत्र के या पूर्णतः या वहाँ तक जहाँ तक के आवेदकों से संबंधित है प्रभावोन्मुक्त किए जाने के किसी समय मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि उस केस से प्रभाव उस उन्मुक्त होने के लिए एक आवेदन किया जा सकता है मजिस्ट्रेट से कि हमें जो जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति है उसकी हाजिरी के लिए हमने क्या दी थी, सिक्योरिटी दी थी, बंद पत्र दिया था, उसको हम क्या किया जाए, प्रभाव से उन्मुक्त किया जाए, यानी कि प्रभाव रहित कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, हमको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो यहाँ पे उसके लिए आवेदन किया जा सकता है 444 के तहत। ठीक है, ऐसा आवेदन किए जाने पर मजिस्ट्रेट यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा कि ऐसे छोटे व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाए। यानी कि अब भाई उस सिक्योरिटी जो है वो तो डिस्चार्ज हो रहा है, जब सिक्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है तो उसकी जगह पे कोई नया सिक्योरिटी तो चाहिए ना, तो यहाँ पे एक वारंट जारी होता है उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ यह मुकदमा चल रहा है, जिसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी दी गई थी। अब यहाँ पे क्या है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाएगा, जैसे ए नाम का व्यक्ति था उसको गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा और कहा जाएगा भैया आपका जो पुराना सिक्योरिटी था वो चला गया है, ठीक है ना, वो आवेदन कर रहा है कि उसको प्रभाव उन्मुक्त किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए। तो आप एक काम करिए, नया सिक्योरिटी लेके आइए, अगर नहीं लेके आते हैं तो आपको क्या होगा, जेल होगी। तो यहाँ पर इसको नया सिक्योरिटी लाना होगा। वारंट के अनुसार में ऐसे व्यक्ति के हाजिर होने या स्वेच्छा अभ्यर्पण करने पर मजिस्ट्रेट बंद पत्र या पूर्णतः वही चीज़ है, ठीक है ना, वापस उससे नया सिक्योरिटी की मांग की जाएगी पर्याप्त प्रतिभूत देने के बारे में। अब मुचलके के बजाय निक्षेप, यानी कि जो मुचलका भरा जाता है ना, अब उसके बजाय क्या है, एक डिपॉजिट रकम ले ली जाती है, उसका आदेश किया जा सकता है। अब जब कभी किसी व्यक्ति किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है, तब वह न्यायालय या अधिकारी उस दशा में जब वह बंद पत्र सदाचार के लिए नहीं है, यानी कि यह सदाचार के लिए जो बंद पत्र निष्पादित किया जाता है ना, उसके लिए बात नहीं कर रहा है, उसके अलावा यदि कोई बंद पत्र निष्पादित करना है तब यहाँ पे उसके बारे में बात की गई। तो सदाचार की बंद पत्र है उसको छोड़ के यदि कोई ऐसा दूसरा बंद पत्र आता है तो जिसके निष्पादन के बदले में क्या किया जा सकता है, इतनी धनराशि या इतनी रकम के सरकारी वचन पत्र जितनी वह न्यायालय या अधिकारी नियत करें, यानी कि जो रकम निर्धारित की गई थी कि इतने का बंद पत्र आप निष्पादित करें, ठीक है ना, अब उस रकम के बदले क्या कर दिया जाएगा कि आप एक काम करिए कि गवर्नमेंट जो प्रॉमिसरी नोट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट, सरकारी वचन पत्र, उसमें क्या करें, उतने का रकम सरकारी वचन पत्र लेके आइए और यहाँ पे निक्षिप्त कर दीजिए, यानी जमा कर दीजिए, तो उसकी अनुज्ञा दे सकता है कोर्ट। अब आप बंद पत्र लाने की जरूरत नहीं है, आप उतने जितना रकम बोला गया है कोर्ट के द्वारा उतनी रकम आप लेके आ जाइए, उतनी रकम का सरकारी वचन पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे 446 आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, अब उसके बारे में बात किया गया है, यानी कि अभियुक्त जो था, जो एक्यूज था, उसने क्या किया है, जो बंद पत्र में शर्तें लिखी हुई थी ना, उन शर्तों को पालन नहीं करता है, वो शर्तों का भंग कर देता है।
जब शर्तों का भंग कर देता है तो जो श्योरिटी था, जिसने गारंटी दिया था कि भैया वो उपस्थित होगा, सारी शर्तों का पालन करेगा, अब अभियुक्त जो था वो तो फरार हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अब लायबल कौन होगा? बी, क्योंकि इसने श्योरिटी दी थी। अब श्योरिटी पर क्या किया जाएगा? एक शास्ति लगा दिया जाएगा, पेनाल्टी लगा दी जाएगी, और यदि पेनाल्टी ये नहीं देता है तब यहाँ पे इसको 6 महीने तक का सिविल कारागार में भेजा जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब देखते हैं इसमें बैरक्ट में, तो प्रक्रिया जहां बंद पत्र संप्रेषित कर लिया जाता है, यहाँ इस संहिता के अधीन कोई बंद पत्र किसी न्यायालय के समक्ष हाजिर होने या संपत्ति पेश करने के लिए है, और उस न्यायालय या किसी ऐसे न्यायालय को जिसे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया है समाधानप्रद रूप से साबित कर दिया जाता है कि बंद पत्र संप्रेषित हो चुका है। यानी कि जो बंद पत्र था वो क्या कर लिया गया? फोरफिट कर लिया गया है, संप्रेषित कर लिया गया है। तो यहाँ पर अथवा जहां इस संहिता के अधीन किसी अन्य बंद पत्र की बाबत उस न्यायालय को जिसके द्वारा बंद पत्र लिया गया था, या ऐसे न्यायालय को जिससे तत्पश्चात मामला अंतरित किया गया था, यानी कि जिस कोर्ट के द्वारा वो जो बंद पत्र था उसको निष्पादित किया गया था, या फिर मामला कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया। जब दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वहाँ पर भी क्या किया जा सकता है? बंद पत्र में सेम प्रोसीडिंग यहाँ पर भी रहेगी। ठीक है ना, मामला ट्रांसफर कर दिया गया, या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के किसी न्यायालय को समाधान पर साबित कर दिया जाता है कि बंद पत्र क्या कर लिया गया? संप्रेषित हो चुका है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? साबित करना होगा। अब साबित कौन करेगा भाई? प्रोसिक्यूशन आएगा साबित करने के लिए, प्रोसिक्यूशन साबित कर देगा कि बंद पत्र संप्रेषित हो चुका है, तब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? उसको यहाँ पे वापस बुलाया जाएगा। तो वहाँ न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों पर अभिलिखित करेगा, यानी कि जो भी सबूत रहेगा, जिस भी आधार पे कहा जा रहा है कि बंद पत्र जो है संप्रेषित हो चुका है, उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा वह न्यायालय। अब चाहे ट्रांसफ़र वाला कोर्ट हो, चाहे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, या फिर कोई भी हो, यहाँ सभी के लिए इस चीज़ लिखी गई है। और ऐसे बंद पत्र आवत किसी व्यक्ति की अपेक्षा कर सकेगा कि वो शास्ति दे या कारण दर्शित करे कि उसे क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो श्योरिटी था ना, उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? पेनल्टी लगाई जाएगी, और उससे कारण पूछा जाएगा कि आपको क्यों यहाँ पे पेनल्टी ना लगाई जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरा रहेगा। तो श्योरिटी के बारे में, अब मान लीजिए श्योरिटी नहीं देता है तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ पर क्लॉज 2 आता है। ठीक है, जहाँ पर जो उस पर शास्ति लगाई गई थी, पेनाल्टी जो लगाई गई थी श्योरिटी पे, अगर वह नहीं देता है तो फिर यदि पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता और शास्ति नहीं दी जाती, यानी शास्ति किस पे लगाई गई थी? श्योरिटी पे लगाई गई थी। अब श्योरिटी क्या है? शास्ति नहीं देता है तो न्यायालय उसकी वसूली के लिए अग्रसर हो सकेगा, यानी कि उसकी वसूली करवाएगा न्यायालय। मानो वह शास्ति इस संहिता के अधीन द्वारा जुर्माने के द्वारा ही आरोपित की थी, मतलब कि जुर्माने के तरह ही उसको वसूला जाएगा, कि ऐसा माना जाएगा कि उस पर जुर्माना एक प्रकार से लगाया गया है। परंतु जहां ऐसी शास्ति नहीं दी जाती है और पूर्वक रूप से वसूल नहीं की जा सकती, यानी कि वसूल करने की कोशिश तो करेगा न्यायालय। ठीक है, अब मान लीजिए जो वसूल नहीं कर पा रहा है उस शास्ति को, चाहे जुर्माने के रूप में हो कि या फिर किसी प्रकार से, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा? उस न्यायालय से आदेश से जो शास्ति की वसूली का आदेश करता है, सिविल कारागार में कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्री में कि किस प्रकार का कारावास हो सकता है, तो आपको क्या लगाना है? सिविल कारावास। ठीक है ना, तो सिविल कारागार के रूप में क्या किया जा सकता है? 6 महीने तक का उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तीसरा क्लॉज आता है कि न्यायालय ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उल्लिखित शास्ति के किसी भाग का परिहार और केवल भाग के संदाय का प्रवर्तन करा सकता है। यानी कि यदि चाहे तो जो शास्ति लगाए गए थे उसका क्या क्या कर सकता है? परिहार भी कर सकता है, यानी कम भी कर सकता है, और बाकी शेष भाग क्या रहेगा? प्रवर्तन रहेगा। अब एक चीज़ और आती है कि अब जो श्योरिटी होता है, अब श्योरिटी मान लीजिए कि बंद पत्र निष्पादित है, उसी दौरान वो मर जाता है, तो फिर क्या होगा? अब जो अभियुक्त मान लीजिए अभियुक्त है, अब उसकी श्योरिटी किसने दी है? बी ने दी है। अब बी जो क्या है? मर जाता है। अब ए को क्या करना होगा? नई श्योरिटी तो लानी होगी। तो साथ ही साथ क्या है कि यदि ए डिफॉल्ट करता है या अभियुक्त, तो क्या बी की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है? अब बी तो मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि जहाँ बंद पत्र के लिए कोई प्रतिभू बंद पत्र का संप्रण होने के पूर्व मर जाता है,
यानी कि श्योरिटी क्या है, इसका फोरफिट नहीं हो पाता, उससे पहले ही क्या है मर जाता है, तो वहाँ उसकी संपदा बंध पत्र के बारे में शायद दायित्व से उन्मुक्त हो जाएगी, उन्मोचित हो जाएगी, यानी कि उसका प्रॉपर्टी क्या है अटैच नहीं किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आर्यन खान था, ठीक है, आर्यन खान जो ड्रग्स के केस में फंसा हुआ था, अब वहाँ पे उसकी श्योरिटी किसने ली थी, जूही चावला ने, ठीक है। अब वहाँ पे मान लीजिए हो सकता है खुदा ना खास्ता, ठीक है ना, उसको कुछ हो जाता है, तब यहाँ पर उस क्या होगी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच नहीं की जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसके आगे का, ठीक है, अब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 446A आता है। अब 446 इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बंध पत्र और जमानत पत्र रद्दकरण से संबंधित है, कैंसिलेशन ऑफ बेल, ठीक है ना, बॉन्ड के कैंसिलेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे जो बंध पत्र निष्पादित किया गया है उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब जिस प्रकार से बेल कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना, जमानत दिया गया है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसी प्रकार से जो बंध पत्र है, बॉन्ड है, बेल बॉन्ड है, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। बेल को कैंसिल करने का प्रावधान कहाँ पे बताया गया है, आप देखेंगे 437 के क्लॉज 5 में बताया गया है और 439 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि बेल के कैंसिलेशन के। अब बेल बॉन्ड के कैंसिलेशन के बारे में 446A बात करता है। 446 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस संहिता के अधीन कोई बंध पत्र किसी मामले में हाजिर होने के लिए और उसकी किसी शर्त के भंग होने के कारण उसका संपादन हो जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंध पत्र था उस मामले के उसके प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित एक या अधिक बंध पत्र भी यदि कोई हो रद्द हो जाएंगे। यानी कि बंध पत्र क्या है, उसको रद्द किया जा, जब संपादन हो जाता है बंध पत्र उसको क्या है कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है, चाहे एक हो या फिर एक से अधिक बंध पत्र वहाँ पर निष्पादित किए गए हों, वो सभी क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। ये यहाँ पे बता दिया गया है। अब जो 446 में ऑर्डर हो रहा था ना, ठीक है, जो उसके शास्ति के लिए, सिविल कारागार के लिए, तो वहाँ पे उसका जो अपील है वो कहाँ पे बताया गया है, तो आप देखेंगे सेक्शन 449, ठीक है, तो 449 में क्या बताया गया है कि 446 के अधीन आदेशों की अपील, जहां 446 के अधीन जो सभी आदेश किए गए हैं उसकी अपील की जा सकती है। यानी कि आप चाहे शास्ति लगाएं, चाहे पेनाल्टी लगा दें, ठीक है, चाहे कारागार में डाल दिया जाए, उन सभी की क्या की सकती है, अपील की जा सकती है। लेकिन अपील होगी कहाँ, ये बताया गया है यहाँ पे 449 में। तो जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश किया जाता है 446 के तहत, तो वहाँ पे उसकी अपील कहाँ होगी, सेशन कोर्ट में होगी, और यदि सेशन न्यायालय में किया गया है तो वहाँ पर हाई कोर्ट में होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, सेशन आदेश दशा में वह न्यायालय जिसे ऐसे न्यायालय द्वारा किए गए आदेश की अपील होती है, तो जनरली कहाँ पे होती है, सेशन कोर्ट की कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होती है अपील, तो कहाँ पे होगी, हाई कोर्ट में यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है ना, स्पेसिफिक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ पे हाई कोर्ट ही आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक और चीज़ आता है 448 क्या कहता है, अवयस्क से अपेक्षित बंध पत्र, यानी कि यदि माइनर है, अब माइनर है तो उससे बंध पत्र क्या भरवाया जा सकता है, तो ये 448 आपको जवाब देगा। तो 448 क्या कहता है कि यदि बंध पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा अपेक्षित व्यक्ति अवयस्क है, यानी कि कोर्ट चाहता है कि बंध पत्र निष्पादित किया जाए, ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को निष्पादित करवाना है तो वो क्या है, अवयस्क है, तब वहाँ पर वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभु या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंध पत्र स्वीकार कर सकता है। यानी कि उसको स्वयं द्वारा बंध पत्र निष्पादित करने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा, एक सियोरिटी लाएगा। अब सियोरिटी के माध्यम से भी क्या किया जा सकता है, निष्पादित करवाया जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे बेल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि माइनर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 448 के तहत वो निष्पादित नहीं कर सकता है, उसके बदले में कोई श्योरिटी आ सकता है जो वह निष्पादित कर सकता है। अब यहाँ पे 450 आता है, कुछ मुचलकों पर देय रकम को उद्ग्रहण करने की निर्देश देने की शक्ति। अब यहाँ पे जो कुछ मुचलके हैं तो उसमें जो रकम निर्धारित की गई है उसको वसूल करने का निर्देश दिया जा सकता है, डायरेक्शन देगा। कौन दे सकता है, जो हाई कोर्ट है, और एक होता है आपका सेशन कोर्ट। अब ये डायरेक्ट हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट डायरेक्ट नहीं कहते कि जो मुचलका है उस पर रकम की वसूली करे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये डायरेक्शन दे देते हैं मजिस्ट्रेट को। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उस रकम को उद्ग्रहित करता है, यानी कि उससे वसूलता है,
जो ऐसे उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय में हाजिर या उपस्थित होने के लिए बंद पत्र दे, यानी कि बंद पत्र देने के लिए जो भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ है किसके द्वारा, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा, तो किसको डायरेक्शन कर देंगे कि मजिस्ट्रेट को कि आप जाएं और वहाँ पे क्या करें, उसका क्या किया जाए, उससे बंद पत्र निष्पादित करवाया जाए, जो भी मुचलका है उस जो रकम है वो सारी चीज़ क्या करें वसूल किया जाए। अब यहाँ ये हो गया आपको 450। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा बंद पत्र से संबंधित मामले। ठीक है, अवैध के वाले और इसकी अपील, यानी 446 में यहाँ अपील होती है, किसमें 449 में होती है 446 की। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।